आज की क्लास में हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्लास हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्टरी क्लास हो गया था। वहां पर हमने कंसेप्चुअली देख लिया था कि किस चीज को हम बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, रमन इफेक्ट क्या है, वो सारी चीजों के बारे में हमने तो इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वहां से देखेंगे कौन सा लाइन में हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो आते हैं उनको कैसे हमने क्लासिफाई किया है, क्या नाम उनको दिया गया है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी लेंगे और यहाँ पर हमारा होगा कुछ एनर्जी लेवल्स। ओके, तो ये जो सारे हमने एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ये है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। दैट मीन्स हम इनको नंबरिंग करेंगे v = 0, 1, 2, 3 ऐसे। अभी अगर थोड़ा सा फिनोमेना को हम फिर से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर ले, दैट इज हमने एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया था जहां पर एक रेडिएशन क्या होगा, एक रेडिएशन आएगा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा हमारा hν। ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिशन करता है, इलास्टिक कोलिशन करेगा तो जितना एनर्जी का इंसिडेंट रेडिएशन था वो सेम एनर्जी का ही हमको स्कैटर्ड रेडिएशन भी मिलेगा, दैट इज hν स्कैटर्ड। इसी चीज को हम एक्चुअली यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और हमने और दोनों चीजें देखा था, क्या था, देखो एक और दो केसेस हो सकते हैं जब इन इलास्टिक कोलिशन हो। इन इलास्टिक कोलिशन में क्या हो सकता है, जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा वहां से मॉलिक्यूल टू सम एक्सटेंट एनर्जी खुद कंज्यूम कर लेगा। अगर खुद कंज्यूम कर लेता है तो जितना एनर्जी स्कैटर्ड होगा, hν स्कैटर्ड विल बी लोअर, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मॉलिक्यूल ने अपने पास रख लिया, तो थोड़ा सा एनर्जी जो जितना बाहर निकालेगा वो तो कम हो जाएगा। और दूसरा केस था जो इनइलास्टिक कोलिशन का था, जब था कि hν स्कैटर्ड विल बी हायर। मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के पास जितना एनर्जी खुद का था, खुद का जो एनर्जी कंटेंट था वो वहां से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी निकाल देगा। तो ये सारी चीजें हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में शो करेंगे। तो उसके लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा, दैट इज जहां पर ये हमारा जो स्कैटरिंग जो एनर्जी है वो अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स कि जब इनइलास्टिक कोलिशन होगा, इनइलास्टिक कोलिशन के टाइम पर मॉलिक्यूल का जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल्स है उनमें कोई चेंजेस आते हैं। देखो बेसिकली अगर टोटली कोई भी चेंजेस नहीं आता, मतलब मॉलिक्यूल का बाय रोटेशन और बाय वाइब्रेशन कोई भी चेंज नहीं आता, तो फिर जितना अमाउंट का एनर्जी का लेकर मॉलिक्यूल के साथ वो कोलाइड हुआ था जो उतना ही स्कैटर्ड हो जाएगा। अगर कोई चेंजेस आता है, अगर रोटेशनल लेवल में आता है या फिर वाइब्रेशनल लेवल में आता है, तभी तो वो जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो दैट इज व्हाई ये जो हमारा इनइलास्टिक कोलिशन है वो हमारे रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल के साथ ही रिलेटेड है। उसी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को लिए हैं। और हम यहाँ पर एक और चीज लेवल लेंगे, दैट इज अ वर्चुअल एनर्जी स्टेट। ये क्या है, वर्चुअल एनर्जी स्टेट। ओके, अब ये वर्चुअल एनर्जी स्टेट क्या है, देखो अगर हम रिले स्कैटरिंग को दिखाते हैं, दैट इज हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं जो कि v = 0 में प्रेजेंट है। v = 0 में जब मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो उसको अगर हम कोई इंसिडेंट रेडिएशन देते हैं, दैट इज लेट अस सपोज कि हमने एनर्जी दिया hν, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वर्चुअल एनर्जी स्टेट तक इंक्रीज करेगा। उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने कंज्यूम किया था वो टोटली वो स्कैटर्ड भी कर देगा, hν स्कैटर्ड। मतलब ये ν विल बी इक्वल्स टू ν स्कैटर्ड। इसको हमने नाम दिया था रिले स्कैटरिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर क्या है, देखो जो मॉलिक्यूल है वो वर्चुअल एनर्जी स्टेट तक जा रहा है। वर्चुअल एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है, देखो जब कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है तब मॉलिक्यूल का खुद का एनर्जी कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब वो जितना एनर्जी को कोलाइड किया है उससे वो मॉलिक्यूल पहले हायर एनर्जी स्टेट तक जाएगा, मतलब उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद हमेशा के लिए तो वो हायर एनर्जी लेवल में नहीं रह सकता है, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल एनर्जी एमिट करके फिर से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो उसी फिनोमेना से हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल को मतलब कोलाइड करने का मतलब ये नहीं है कि कोलाइड करेगा और वो एनर्जी निकल जाएगा, नहीं, कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूल थोड़ा हायर एनर्जी लेवल में भी जाएगा, बट वहां पे तो वो नहीं रह सकता, बिकॉज कि हमेशा के लिए वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल जैसे कि नहीं रह सकेगा। तो फिर वो क्या होगा, मॉलिक्यूल एनर्जी एमिट कर देगा, एमिट करने से वो फिर से अपने पिछले पोजीशन पर ही आ जाएगा। तो इसी वजह से जबकि जितना कोलाइड किया था अगर उतना ही स्कैटर कर देता है तो उसको हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग। मतलब यहाँ से हमको पता चलता है मॉलिक्यूल पहले थोड़ा सा एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद एक हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचेगा, जो जिस हायर एनर्जी लेवल को हम यहाँ पर एक वर्चुअल स्टेट के नाम से बोल रहे हैं। बेसिकली वर्चुअल स्टेट इज अ हायर एनर्जी लेवल। ओके, तो ये था हमारा रिले स्कैटरिंग। अभी ये तो इलास्टिक कोलिशन हो गया। इन इलास्टिक कोलिशन दैट इज जो कि हमारा जब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा उस केसेस में क्या होंगे, देखो हम सेकेंड केस कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज जहां पर मॉलिक्यूल V इक्वल टू 0 लेवल में प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल को हमने थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड किया तो मॉलिक्यूल वर्चुअल स्टेट में गया। दिस विल बी h nu I, इंसिडेंट रेडिएशन हमने इतना दिया। अगर लौटते वक्त मॉलिक्यूल V इक्वल टू 0 में ना आके V इक्वल टू 1 में आता है, दैट मीन्स जितना एनर्जी होगा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल टू सम एक्सटेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने पास ही रख दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी वजह से इनिशियली जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो था V इक्वल टू 0, बट जब वो एंडिंग पॉइंट पे आ रहा है वो हो रहा है V इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो जितना एनर्जी लेकर वो वर्चुअल स्टेट में गया था वहां से थोड़ा सा एनर्जी अपने पास रख देने की वजह से जब भी वो फाइनली लोअर एनर्जी लेवल में आएगा वो V इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं न्यू I विल बी ग्रेटर देन न्यू स्कैटरिंग। मतलब जितना उसने एब्जॉर्व किया था उसका टोटली अमाउंट उसने स्कैटर्ड नहीं किया, उससे कम अमाउंट स्कैटर्ड किया है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्टोक्स लाइन। स्टोक्स लाइन, अभी लाइन क्यों, देखो ये जितना एनर्जी उसने एमिट किया है उसको अगर हम इंस्ट्रूमेंटली देखें तो वहां पर हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइंस को ही हम यहाँ पर एक नाम दे रहे हैं, दैट इज स्टोक्स लाइन, जहाँ पर जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी से। ओके, नाउ द थर्ड केस जहां पर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल इनिशियली प्रेजेंट ही है V इक्वल टू 1 लेवल पे, ठीक है। तो यहां से हमने इंसिडेंट रेडिएशन दिया, पर मॉलिक्यूल जब वर्चुअल स्टेट में गया उसके बाद जब उसने बैक किया लोअर एनर्जी लेवल पे तो उसने बैक किया V इक्वल टू 0 में, ठीक है, V इक्वल टू 0 में। तो अभी हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक एनर्जी डिफरेंस तो क्रिएट हो रहा है। मतलब इनिशियली मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा था, अभी स्कैटरिंग के टाइम पर मॉलिक्यूल ने अपने से थोड़ा एनर्जी भी एमिट कर दिया है स्कैटर्ड रेडिएशन के साथ साथ। मतलब जितना एनर्जी दिया जिसकी वजह से वर्चुअल स्टेट में पहुंचा, उसके बाद भी थोड़ा सा जितना मॉलिक्यूल का एनर्जी था वो एनर्जी भी मॉलिक्यूल ने एमिट कर दिया। उसी वजह से मॉलिक्यूल जब रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करने से वो लोअर एनर्जी लेवल में बैक करेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं न्यू I विल बी लेसर देन न्यू स्कैटरिंग, ठीक है। तो फिर इसको हम नाम देते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन, तो देखो ये जो स्टोक्स लाइन है और ये जो एंटी स्टोक्स लाइन है, इन दोनों को हम बेसिकली रमन इफेक्ट बोलते हैं, और रमन इफेक्ट और रमन स्कैटरिंग।
रमन स्कैटरिंग मतलब देखो जो ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो रेले स्कैटरिंग शो करेगा, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रमन इफेक्ट और रमन स्कैटरिंग शो करते हैं, जो कि सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था। तो दैट इज वाई इन दोनों को हमने कैटेगरीज कर दिया। एक होगा स्टोक्स लाइन जहां पर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, इसी वजह से जब वो मॉलिक्यूल रिटर्न करेगा वर्चुअल एनर्जी स्टेट से वो हायर एनर्जी लेवल पर रुक जाएगा। और जब ये एंटी स्टोक्स लाइन होगा दैट इज जब मॉलिक्यूल इनिशियली हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट था बट बैक जब कर रहा है तभी वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा। तो अगर यहाँ पर हम इसी चीज को मैथमेटिकली देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एच न्यू आई विल बी इक्वल्स टू एच न्यू स्कैटरिंग प्लस माइनस डेल्टा ई। अभी डेल्टा ई क्या है, देखो डेल्टा ई ये है जो कि एनर्जी गैप, मतलब यहाँ पर हम स्टोक्स लाइन के केस में क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल ने टू सम एक्सटेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लिया था, उस अमाउंट को हम डेल्टा ही कंसीडर करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन में इनिशियली मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में ही प्रेजेंट था, वहां से उसने लोअर एनर्जी लेवल पर लास्टली आ गया है, तो फिर जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी होगा डेल्टा ई। ठीक है, तो अभी बोल सकते हैं मतलब ये जो स्टोक्स लाइन रेले लाइन से स्टोक्स और एंटी स्टोक्स का जो डिफरेंस है वो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ जो चेंज होगा दैट इज साइन, मतलब एक बार फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है तो एक बार फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। देखो इसी चीज को हम और ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू आई विल बी एच न्यू स्कैटरिंग प्लस माइनस एच डेल्टा न्यू। ओके, और h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट इज वाई इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं कॉमन लेकर स्कैटरिंग प्लस माइनस डेल्टा न्यू। ओके, तो ये क्या है जो हमने लाइट को भेजा था, न्यू आई इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, और न्यू स्कैटरिंग मतलब कितना स्कैटर्ड हो रहा है, और डेल्टा न्यू क्या है, डेल्टा न्यू है हमारा रमन शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं रमन शिफ्ट। अभी इसको रमन शिफ्ट क्यों बोलते हैं, देखो मॉलिक्यूल में हमको क्या दिख रहा था, एक बार एनर्जी डिक्रीज करेगा तो एक बार एनर्जी इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूल का। अगर फाइनल पोजीशन अगर हम देखें तो ये जो चेंज है इस चेंज को ही तो सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था, तो उसी चीज को हम अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रमन शिफ्ट, मतलब शिफ्टिंग का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो अभी अगर ये जो प्लस माइनस साइन हमने दिया है, प्लस साइन किसके लिए होगा और माइनस साइन किसके लिए होगा, देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, स्कैटरिंग रेडिएशन के साथ कितना एडिशन करने से हमको डेल्टा न्यू मिलेगा, मतलब ये न्यू आई के साथ इक्वल कब होगा, न्यू आई के साथ प्लस जब करेंगे तब हो जाएगा हमारा स्टोक्स लाइन। अभी क्यों स्टोक्स लाइन, अगर हम थोड़ा सा डायग्राम देख लें, देखो न्यू आई इतना रेडिएशन दिया था, न्यू स्कैटर हुआ था, स्कैटर होके ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आने के बाद डिफरेंस कितना रह गया हमारा इंसिडेंट रेडिएशन के साथ डेल्टा न्यू अमाउंट का, मतलब अगर डेल्टा ई अमाउंट हम ऐड कर देते हैं न्यू स्कैटर के साथ तभी हमको जो इंसिडेंट रेडिएशन था वो मिल जाएगा। देयरफॉर द पॉजिटिव साइन विल बी फॉर स्टोक्स लाइन एंड नेगेटिव साइन विल बी फॉर, इसको ऐसे लिख देते हैं, positive sign is for Stokes line and negative sign is for anti-Stokes line. ओके, नाउ अभी हमको क्या करना है, अभी हमको स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और रिले लाइंस को हमको कंपेयर करना है, किसके बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी एनर्जी, इसी चीजों के बेसिस पे। तो थोड़ा सा हम एक चीज रिकॉल कर लेते हैं, देखो हमको क्या पता है, अगर हम एनर्जी के बारे में देखें, एनर्जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच न्यू विच इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। यहाँ पर क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और न्यू बार क्या है, जो कि हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही अच्छे से देखा था, न्यू बार इज आवर वेव नंबर। अभी इस चीज को हमको यहाँ पर क्या जरूरत है वो तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से हमको एक चीज, इस पूरा रिलेशन को हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्वांटम केमिस्ट्री और फिजिकल में हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, दैट इज
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, विच इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार दैट इज वेव नंबर। मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब वेव नंबर अगर इंक्रीज होता है तब भी हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों के साथ हमारा जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ का हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसका मतलब वेव लेंथ बढ़ने से एनर्जी डिक्रीज होगा और एनर्जी अगर इंक्रीज होता है तब वेवलेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी चीज को हम देखने के बाद हम कंपेयर करेंगे जो कि हमारा स्टोक्स लाइन है, एंटी स्टोक्स लाइन है और रेले लाइन है, उन लोगों को हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट होगा हमारा एनर्जी, थर्ड होगा हमारा वेवलेंथ। देखो फ्रीक्वेंसी में हमको क्या दिख सकता है, अगर डायग्राम हम यहाँ पर देखें, फ्रीक्वेंसी में हम क्या देख सकते हैं, जो कि स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर इंसिडेंट और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी रेले लाइन का तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी स्कैटर्ड के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज क्या करेगा, स्टोक्स लाइन के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एंटी स्टोक्स लाइन के लिए हम बेसिकली स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी को लेकर ही कंसर्न है, तो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को ही देखेंगे कि स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम हो जाएगा। एंटी स्टोक्स लाइन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद रिले लाइन का होगा और उसके बाद रिले लाइन से भी कम है किसका, स्टोक्स लाइन का। देयरफॉर frequency order will be for anti-Stokes line greater than Rayleigh line greater than Stokes line। ठीक है, अभी जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पर लिखा है उसका क्या जरूरत है, देखो हमको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर मिल गया, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये होगा तो एनर्जी का ऑर्डर भी सेम ही रहेगा, दैट इज एंटी स्टोक्स लाइन greater than Rayleigh line greater than Stokes line। अभी अगर थर्ड में देखें, दैट इज वेवलेंथ के बारे में देखें, तो वेवलेंथ में हमने क्या देखा था, अगर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये दोनों वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में है, दैट मीन्स अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज कर जाएगा, तो फिर जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है उसको वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो हम बोल सकते हैं स्टोक्स लाइन, यहाँ पर होगा हमारा रिले लाइन और यहाँ पर होगा हमारा एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो हमने देख लिया, और एक लास्ट चीज हमको देखना है, दैट इज जिसको हमने कंपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। ओके, इंटेंसिटी डिपेंड करता है कितना ट्रांजिशंस हो रहा है, और ट्रांजिशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन के ऊपर। अगर नंबर ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड करते हैं कितने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक एनर्जी लेवल में, अगर एक एनर्जी लेवल में ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो फिर वहां पर ट्रांजिशन होने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा, जितने ट्रांजिशंस होंगे तो उतना ही उसी लाइन के लिए रेस्पेक्टिव इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर हमको देखना है ये जो रिले लाइन, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा होता है, मतलब होने मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादातर कौन सा ट्रांजिशन करते हैं। देखो, तो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा जब मॉलिक्यूल्स होंगे वो इलास्टिक कोलिशन में शो करेंगे, 90% से चांसेस है कि वो 90 और क्या 90 से भी ज्यादा चांसेस है कि वो रिले स्कैटरिंग ही ओनली शो करेंगे, दैट इज इलास्टिक कोलिशन, मतलब जितना एनर्जी से कोलाइड करेगा उतना ही एनर्जी एमिट भी कर देगा। देयरफॉर रिले स्कैटरिंग का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा स्टोक्स लाइन, लास्ट में होगा एंटी स्टोक्स लाइन।
ठीक है, देखो रेले लाइन का तो रीजन हमको पता चल गया, बिकॉज सबसे ज्यादा इलास्टिक कोलिशन होता है, दैट इज वाई रेले लाइन का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन जो कि बहुत ही कम परसेंटेज में होते हैं, वो तो सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था, तो इनके बीच का तो जो डिफरेंस है इंटेंसिटी का, वो तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, शायद ही दोनों का सेम ही होना चाहिए था, लेकिन एक डिफरेंस आ रहा है। मैंने बोला है कि स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होता है एंटी स्टोक्स लाइन से। अभी ये क्यों हमने बोला, देखो अगर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम थोड़ा सा याद करें, दैट इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमने पढ़ा था कि लोअर एनर्जी लेवल ज्यादा पॉपुलेटेड होता है, तो फिर ये जो सारे हमने ट्रांजिशंस देखे हैं, ये ट्रांजिशन के इनिशिएशन पॉइंट्स को अगर हम फिर से डिस्कस करें, देखो जो स्टोक्स लाइन है, स्टोक्स लाइन इनिशिएट होते हैं v इक्वल टू 0 से, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से, बट खत्म होता है हायर एनर्जी लेवल पर। वेयरएज जो एंटी स्टोक्स लाइन है वो इनिशिएट होते हैं हायर एनर्जी लेवल से और खत्म होते हैं लोअर एनर्जी लेवल पर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, मतलब जब भी लोअर एनर्जी लेवल से जो भी ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने से उसी ट्रांजिशन का प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज वाई स्टोक्स लाइन का भी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा। हम देखो यहाँ पर तुम सोच सकते हो कि मैंने क्यों v इक्वल टू 1 से इस ट्रांजिशन स्टार्ट किया एंटी स्टोक्स लाइन के लिए, v इक्वल टू 0 में क्यों नहीं किया है। देखो v इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये सारे पॉसिबल एनर्जी लेवल्स है, हमने कभी एनर्जी लेवल -1, -2 दैट इज नेगेटिव में कोई एनर्जी हो ऐसे तो कोई देखा नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर जो ट्रांजिशन होगा, हमको क्या करना है, जो भी ट्रांजिशन होगा वो हायर एनर्जी लेवल से स्टार्ट होगा और खत्म होगा लोअर में, तो v इक्वल टू 0 तो सबसे लोएस्ट है। इसका मतलब यही होता है कि मॉलिक्यूल को एंटी स्टोक ट्रांजिशंस के लिए हायर एनर्जी लेवल दैट इज मिनिमम v इक्वल टू 1 में रहना पड़ेगा, जो कि एनर्जेटिकली हायर है। तो एनर्जेटिकली हायर होने की वजह से वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम होंगे तो वहां से ट्रांजिशन भी कम होगा, तो इन टर्न इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो फिर आज की क्लास का हमारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, स्टोक्स लाइन्स हैव हायर intensity than anti Stokes lines। ठीक है, because Stokes lines generated from lower energy level, whereas anti-Stokes line are generated from higher energy level। ठीक है, लास्ट थिंग दैट इज हमने ये बोला था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम जो रेडिएशन यूज करते हैं दैट इज वो माइक्रोवेव रीजन में लाई करता है, वाइब्रेशनल के लिए हमने देखा था इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। तो फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन से लेवल का एनर्जी यूज करते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज करते हैं लेजर लाइट। ठीक है, लेजर लाइट का फुल फॉर्म क्या है, लाइट amplification by stimulated emission of radiation। देखो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ही बहुत ही जो लाइट भी यूज करते हैं वो भी सोफिस्टिकेटेड नेचर का होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करते हैं सोफिस्टिकेटेड नेचर का होता है। क्यों होता है, बिकॉज देखो मॉलिक्यूल ज्यादातर इलास्टिक कोलिशन ही शो करते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज में मॉलिक्यूल्स है जो कि रमन इफेक्ट शो करते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट की हाई प्रोफाइल इंस्ट्रूमेंट को भी जरूरत होगा, और जो हम रेडिएशन यूज करेंगे उसको भी बहुत अच्छा होना जरूरी होगा। ठीक है, तो इसी क्लास में हमने देख लिया स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और कौन सा हम एनर्जी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल रमन और वाइब्रेशनल रमन इन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।